एवरीवन। तो आज हम शुरू करेंगे एनटीयू यूजीसी नेट जेआरएफ उर्दू के लिए क्लासेस यूनिट फर्स्ट तारीख़ ज़बान उर्दू। यूनिट फ़र्स्ट के लिए मैं हमेशा से ही रेफ़रेंस बुक के लिए मुक़दमा तारीख़ ज़बान उर्दू मसूद हुसैन ख़ान रिकमेंड करती हूँ हमेशा से ही आप लोगों को। तो आज हम यूनिट फ़र्स्ट को कवर करेंगे मुक़दमा तारीख़ ज़बान उर्दू से ही। मुक़दमा तारीख़ ज़बान उर्दू जो मसूद हुसैन ख़ान है, जिसमें उर्दू ज़ुबान के अहद ब-अहद इर्तिक़ा की तारीख़, उसकी इब्तिदा से मुतल्लिक़ लिसानियाती नज़रियों का जायज़ा लिया है। मुक़दमा तारीख़ ज़बान उर्दू इसलिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें बेहद उम्दा जो यूनिट फ़र्स्ट को जो कवर किया गया है, तारीख़ ज़बान उर्दू को जो कवर किया गया है, वो दूसरी दीगर किताबों में कम ही देखने को मिलता है। और मुक़दमा तारीख़ ज़बान उर्दू ये किताब मसूद हुसैन ख़ान के पीएचडी का मक़ाला है, जिस पर उनको पीएचडी की डिग्री तफ़वीज़ की गई थी। और ये बहुत ही अहम कुतुब में ये मुक़दमा तारीख़ ज़बान उर्दू का जदीद एडिशन है। मसूद हुसैन ख़ान, जिन्हें प्रोफ़ेसर एमरिट्स की जो कहा जाता है, उन्होंने एमए पीएचडी अलीगढ़ से की थी, डीलिट पेरिस से की थी, और वो साबिक़ प्रोफ़ेसर सदर शोबा उर्दू उस्मानिया यूनिवर्सिटी में रहे, और साबिक़ प्रोफ़ेसर सदर शोबा लिसानियात अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रहे। तरतीब देख लेते हैं। मुसन्निफ़ ने इसको कई अबवाब में तक़सीम किया है। इसका पहला बाब हिंद आर्याई का इर्तिक़ा पर मुश्तमिल है, जिसमें आर्याओं का वतन और उनका दाख़िला हिंद, हिंद आर्याई का अहद क़दीम, हिंद आर्याई का अहद वस्ता, हिंद आर्याई का अहद जदीद, इस पर तफ़सील से गुफ्तगू की है। और बहुत सारे दलाइल, बहुत सारे अक़वाल जो हैं इस किताब से हमेशा से डायरेक्टली एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। दूसरा बाब हिंदुस्तान की जदीद आर्याई ज़ुबानें हैं, जिसमें जदीद आर्याई ज़ुबानों की गिरोहबंदी की गई है और मगरिबी हिंदी और उसकी अहम बोलियों का ज़िक्र है। देखिए, जदीद आर्याई ज़ुबानें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें से हमेशा लगभग आता ही रहता है, क्वेश्चन आ जाता है, और मगरिबी हिंदी और उसकी बोलियों से भी सवाल आते हैं। तो आगे तीसरा बाब है उर्दू ज़ुबान का इर्तिक़ा। देखिए, ये जो है शुमाली हिंद में अहद मतलब तारीख़ उन्होंने ये इसमें उर्दू ज़ुबान का इर्तिक़ा को शामिल किया है। शुमाली हिंद में कब से कब तक 1200 था 1700 ईस्वी, दक्कन में उन्होंने 1300 था 1700, ये भी आपको ज़हन-नशीं करना होगा। तो मेरे ख़्याल से इसको आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए। हो सकता है कि सवाल पूछ लिया जाए कि शुमाली हिंद में उर्दू ज़ुबान का इर्तिक़ा किस तारीख़ से किस तारीख़ तक माना जाता है। तो आपके लिए रेफ़रेंस बुक है, ये बहुत ही ऑथेंटिक बुक है, मुक़दमा तारीख़ ज़बान उर्दू। अगर ये सवाल आता है तो आप इसको विद चैलेंज आपके सामने है, आप इसको देख लें और क्लेम भी कर सकते। चौथा बाब है उर्दू की इब्तिदा और लिसानी नज़रियात, उर्दू ब्रजभाषा, उर्दू और पंजाबी। अगला बाब है पाँचवा बाब ज़ुबान, दहली और पीरोमंश। देखिए, यहाँ जो उर्दू है वो दहली और पीरोमंश में कैसा इसका है, उर्दू और उर्दू पर हरियाणवी के असरात, उर्दू पर खड़ी बोली के असरात। और जैसे कि सवाल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कौल है, वो हमेशा से आता रहता है कि उर्दू नवाए दहली की ज़ुबान है, तो वो मसूद हुसैन ख़ान से मंसूब है, तो वो भी देख सकते हैं आप। तो 5 अबवाब पर ये किताब मुश्तमिल है, जिसमें हम तमाम अबवाब का मुताला करेंगे जो अहम हैं इसमें निकात, और जो हम इसको क्या है कि एक शॉर्ट नोट्स आपको जिस तरह से क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, वो इसमें हम कवर करेंगे। जैसे कि पहला बाब है हिंद आर्याई का इर्तिक़ा, आर्याओं का वतन और दाख़िलाए हिंद, यानी आर्याओं का वतन कहाँ है और उनका हिंदुस्तान में उन्होंने कब दाखिल वो हुए हैं। हिंदू यूरोपी ख़ानदान की ज़ुबानों का तक़ाबली मुताला करने के बाद माहिरीन लिसानियात इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि ये तमाम ज़ुबानें किसी एक क़दीम ज़ुबान से निकली हैं, किसी एक क़दीम ज़ुबान से निकली हैं। ठीक है, जैसे कि मैक्स मुलर ने एक कॉल है मैक्स मुलर का, इसको आप नोट डाउन कर लें अपनी बुक में, कि ज़ुबानों के हिंद यूरोपी ख़ानदान का वजूद इस बात की दलील नहीं बन सकता कि इसके बोलने वाले भी एक ही नस्ल के होंगे। ज़ुबानों के हिंद यूरोपी ख़ानदान का वजूद इस बात की दलील नहीं बन सकता कि इसके बोलने वाले भी एक ही नस्ल के होंगे। ये कॉल आप नोट डाउन कर लें अपने नोटबुक में। ये किसने कहा? मैक्स मुलर ने कहा था। अब ये असल ज़ुबान क्या थी?
ये जो असल ज़ुबान थी क्या थी, इसके बोलने वाले कहाँ बसते थे, इस तरह के जो हैं यूरोप और एशिया के वसी बरअज़ीमों में फैले, किस तरह से वो हिंदुस्तान आए, कैसे-कैसे ज़ुबान ने फ़रोग़ पाया। तो ये है आगे देखते हैं कि इस सिलसिले में हिंदुस्तान यानी पंजाब और कश्मीर से शुरू होकर ये लोग जो थे हिंदू कुश, तिब्बत के एरिया से ये लोग हिंदुस्तान में दाखिल हुए थे, ठीक है। लिहाजा यहाँ चंद मस्तनद नज़रियों की वजाहत पर किनायत की जाती है। मसूद हुसैन ख़ान ने अपनी किताब में तमाम नज़रियात को, अलग अलग जो फ़िलोसफ़र हैं उनके, जो माहिर लिसानियात हैं उनके नज़रियात को इसमें शामिल किया है। देखिए, कुछ लोगों का मानना है क़दीम ज़माने में लोगों को ख़याल था कि आर्य तिब्बत से आए। हिंदुओं का मानना था, उनका मज़हबी अक़ीदा था कि उनका जो पहला मस्कन है वो क्या है कि आर्यों को भी इस इलाके से मंसूब किया गया, ठीक है। हिंदुओं का मस्कन आगे है। संस्कृत के बाज़ आलिमों ने ख़याल किया कि हिंदुस्तान की पाक ज़मीन से ही उठे हैं, कि आर्य जो हैं हिंदुस्तान से ही निकले हैं और तमाम यूरोप और ईरान में फैल गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ईरान के रास्ते यूरोप से जो है ये लोग आर्य हिंदुस्तान में दाखिल हुए थे। तो अलग अलग सबके नज़रियात, जैसा कि देखिए पंडित हरिओध ने कहा है अपनी किताब हिंदी भाषा और साहित्य का विकास में वजाहत की है, और उन्होंने जो है अलग अलग से इस नज़रिए को ये जो अपनी इस किताब में शामिल किया है। कदीम मुहक्किकीन का कहना अलग है, जदीद तहक़ीक़ कुछ और कहती है। तो तकरीबन सब जदीद मुहक्किकीन लिसानियात इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि आर्यों का जो वतन था वो एशिया में था, है ना। तलाश वस्ता एशिया के इलाकों में ही करना पड़ेगा हमें। जो आर्यों का जो है वतन वो एशिया के। डॉक्टर चटर्जी का ख़याल है कि क़ुरून औला की हिंद यूरोपी हिंदुस्तान में आर्यों की जो दाखिला है वो माना जाता है कि 1500 क़ब्ल मसीह मुक़र्रर की जाती है कि हिंदुस्तान में आर्यों की जो आमद हुई थी वो 1500 क़ब्ल मसीह में। देखिए, आर्य जो थे वो वस्त एशिया में, मतलब मध्य एशिया में रहने वाले थे, और उन्होंने वहाँ से ही वो उठे हैं। उसके बाद ईरान और यूरोप में फैल गए और बाद में हिंदुस्तान आए। तो ऐसे ही जो ये ज़ुबान है, जो आर्याई ज़ुबान है, उसने क्या किया कि वो हिंद ईरानी मंजिल से गुज़र कर हिंद आर्याई की शक्ल इख्तियार कर लेती है। वो फिर क्या कहलाती है, हिंद आर्याई मंजिल से गुज़र कर हिंद आर्याई शक्ल इख्तियार कर लिया है। शुमाली हिंद में द्राविड़ी ज़ुबानें थी। देखिए, अब हिंदुस्तान में जब आर्य आए थे तो उस वक्त द्राविड़ों से उनका मुकाबला हुआ था, यानी हिंदुस्तान में द्राविड़ी ज़ुबान राइज थी। तो कदीम आर्याई तहज़ीब की सबसे बड़ी देन जो हम कहेंगे वो है ब्रह्मी रस्मुल ख़त। ब्रह्मी रस्मुल ख़त है जिसका इर्तिक़ा हिंदुस्तान में हुआ और जो हिंदुस्तान की तमाम ज़ुबानों की लिखावटों का माखिज़ है, ठीक है, और जिसे आर्यों ने शुरू से ही अपनी ज़ुबानों के लिए इस्तेमाल किया था। किसको? ब्रह्मी रस्मुल ख़त को। आता है हिंद आर्याई का सबसे पहला दौर। जैसे कि अब ये ज़ुबान जो थी ये तमाम अपनी इर्तिक़ा की मंजिल से गुज़र कर जब ये हिंद ईरानी से हिंद आर्याई की शक्ल इख्तियार कर लेती है, तो इसका जो पहला दौर होता है वो होता है हिंद आर्याई का अहद क़दीम। पहला दौर वो कब से कब माना जाता है? 1500 क़ब्ल मसीह था 500 क़ब्ल मसीह, यानी कि ईसवी सन की शुरुआत होने से पहले 1500 क़ब्ल मसीह से 500 क़ब्ल मसीह तक वो माना जाता है हिंद आर्याई का अहद क़दीम। देखिए, आर्याई ज़ुबान का पहला मुस्तनद नक्श हमें ऋग्वेद 1000 क़ब्ल मसीह से क़ब्ल की शक्ल में मिलता है ना। उस वक्त हिंद यूरोपी ज़ुबान हिंद ईरानी मंजिल से गुज़र कर खालिश हिंद आर्याई शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। चुनांचे मशरिक़ी ईरान से लेकर पंजाब तक इस लिसानी इर्तिक़ा के तसलसल की निशानदेही की जा सकती है। मैं कोशिश करूँगी क्योंकि पूरी किताब का हम मुताला नहीं कर सकते, हम कोशिश करेंगे कि जो इम्पोर्टेंट निकात हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिहाज से आपके लिए ज़रूरी हैं, वो उन पर हम रोशनी डालें, है ना। तो हम उसी को ही हाईलाइट करेंगे। जैसे आर्याई तहज़ीब के उस वक्त 2 बड़े मरकज़ थे। कौन कौन से? मगरिब में गंधार और मशरिक़ में ब्रह्मवर्ता, यानी पटियाला और करनाल के जो ज़िला थे। अब देखिए, ये चला जाता है मगरिब में, कहाँ पर? ये चला जाता है गंधार, और ये मशरिक़ में पटियाला और करनाल के जो ज़िले थे। अब जैसे
जैसे आर्या हिंदुस्तान पूरे हिंदुस्तान में फैलना शुरू हो गए, तो वैसे वैसे जो इलाक़ाई तौर पर जो है ज़ुबान राइज होने लगी। जैसे कि हिंद में पंजाब से लेकर बंगाल तक वो फैल चुके थे और उनकी ज़ुबानों की मरकज़ी हैसियत ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन उस अहद की ग्रोहबंदी जो हस्ब ज़ैल तरीक़े की जा सकती है, यानी कि अलग-अलग इलाक़ों में जिस तरह से ज़ुबान फ़रोग़ पा रही थी, तो वो किस नामों से सामने आ रही थी। देखिए, उदीचा जो थी वो शुमाली मगरबी हिंदुस्तान की ज़ुबान कहलाई। मध्य देशिया जो थी, मध्य देश यानी अम्बाला से इलाहाबाद तक की ज़ुबान। और आगे है ये प्राच्या। प्राच्या जो थी मशरक़ी हिंदुस्तान की ज़ुबान थी, ठीक है। अब जैसे कि ये आर्याओं की सल्तनत के उरूज का ज़माना था। उदीचा जो थी शुमाल मगरबी हिंदुस्तान की ज़ुबान, इसको इस लिहाज से फ़ौक़ियत हासिल थी कि वो आर्याओं की क़दीम मेयारी ज़ुबान से करीब तर थी। किसको? उदीचा को। अब जैसे जैसे उस ज़माने में अलग-अलग इलाक़ों में, सूबों में मक़ामी तासुबात से अलग हटकर सिर्फ़ ऐसे अल्फ़ाज़ को टकसाली माना गया। वो टकसाली अल्फ़ाज़ उससे मुराद है कि जो सब मतलब आम तौर पर राइज थे और हर किसी की ज़ुबान पर रहते थे। तो ऐसे जो इस तरह की जो ज़ुबान थी वो सूबाई ना होने के सबब, यानी उसको सूबाई नहीं, उसको राष्ट्रीय ज़ुबान करार दिया गया। यानी वो क्या बन गई? मुल्की बन गई। सब लोग अदब में एक ख़ास किस्म की टकसाली ज़ुबान का इस्तेमाल करने लगे और ये ज़ुबान बन संवर कर संस्कृत कहलाई। क्या कहलाई? संस्कृत। यानी कि देखिए, हिंदुस्तान में जो पहली ज़ुबान सामने आती है वो आती है संस्कृत। शुद्ध हो गई थी। संस्कृत का मायना है शुद्ध। तो इस तरह से जो ज़ुबान राष्ट्रीय कहलाई, मुल्की बन गई, वो क्या हुआ? संस्कृत हो गई। अब ये जो संस्कृत थी, इसने 2 रूप इख्तियार किए। इसके 2 जैसे एक थी वैदिक संस्कृत और दूसरी थी अदबी संस्कृत, ठीक है। अब हम वहाँ के जो ऋषि मुनि थे, उस टाइम के जो माहिरीन थे, वो जिसमें कात्यायन है, पतंजलि हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये अदबी संस्कृत जो थी, बकौल गुरेरसन, ये क्लासिकल संस्कृत थी। कौन सी? अदबी संस्कृत। सबसे पहली झलक इसे हमें आखिरी ब्राह्मणों और उपनिषदों में मिलती है। जो उपनिषद हैं, हिंदू धर्म में जो उपनिषद और वेद पुराण उपनिषद हैं इस तरह से, तो उनमें इसकी आखिरी पहली झलक हमें कहाँ मिलती है? ब्राह्मणों की उपनिषदों में मिलती है। कौन सी संस्कृत की? अदबी यानी क्लासिकल संस्कृत की झलक। अब देखिए, संस्कृत का ज़वाल आता है। संस्कृत का ज़वाल कैसे आता है कि जो अलग अलग मज़हबों में जो लोग थे, उन्होंने क्या किया? मज़हबी ज़ुबान इख्तियार करने लगे। वो अपनी मकामी ज़ुबान में वो धर्म की शिक्षाएं देने लगे। जैसे आपने नाम सुना होगा महावीर स्वामी का, ठीक है। महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध का, ये दोनों कौन थे? ये हिंदू मज़हब में यानी कि बौद्ध मज़हब के जो प्रवर्तक एक तरह से हम कह सकते हैं, जिन्होंने बौद्ध मज़हब का आगाज़ किया, वो है महात्मा गौतम बुद्ध और ये महावीर स्वामी। तो इन लोगों ने क्या किया? इन्होंने मकामी ज़ुबान में अपनी शिक्षाएं देना शुरू कर दी। यानी पाली जो उस वक्त राइज थी, इन्होंने क्या किया? वही किया। दोनों ने अपने धर्मों का प्रचार यहाँ की मकामी बोलियों में किया। अवाम ने इसका इस्तक़बाल किया, तो धीरे धीरे क्या हुआ? संस्कृत जो थी अवाम की डगर से हट गई और ये दूसरी ज़ुबानें जो हैं पैदा होना शुरू हो गई। ये आप लोग नोट डाउन कर लें कि प्राकृत के सबसे कदीम नमूने बुद्ध और जैनियों की मज़हबी किताबों या फिर अशोक की ललाटों पर मिलते हैं, है ना, कुंदे हुए हैं। इसी को हम पहली प्राकृत मानने पर मजबूर हैं का मकसद है कि क्योंकि उस ज़माने में संस्कृत अलग थी, वैदिक संस्कृत, क्लासिकल संस्कृत और मकामी ज़ुबानें। लेकिन संस्कृत क्योंकि प्राकृत हम जिसे कहेंगे, प्राकृत होती है वो ज़ुबान जो तरक्की पाई हुई। पहले कुछ और ज़ुबान थी, फिर ऐसे-ऐसे उसने अपना क्या है, उसने अपने आप को डेवलप किया, फिर इस तरह से ये प्राकृत सामने आ गई। प्राकृत के क्या मायने हैं? प्राकृत के मायने हैं फ़ितरी ज़ुबान। और ये फ़ितरी ज़ुबान जो थी वो थी पाली, है ना। जैसा कि ये फ़ितरी ज़ुबान क्या थी? पाली थी। जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, पहली प्राकृत या पाली के नमूने तो बुद्धों की मज़हबी किताबों में मिलते हैं या फिर अशोक की लाटों पर, जो जुनूब में गंजुम से लेकर शुमाल मगरिब सरहदी सूबों के इलाके में शहबाज घड़ी तक मिलती हैं। अब आता है हिंद आर्याई का अहद वस्ता, जिसमें क्या है कि कदीम हिंद आर्याई में जो ज़ुबानें राइज तो हो गई थी, पहली प्राकृत भी सामने आ गई थी, लेकिन हिंद आर्याई का जो अहद वस्ता था 500 कब्ल मसीह से 600 ईस्वी तक। ये एग्जैक्ट डेट भी आपको तमाम जो हिंद आर्याई के अहद हैं उनकी याद रखनी चाहिए। डायरेक्टली यहाँ से सवाल आ जाता है।
तो इसमें क्या हुआ था कि इसमें जो पाली है और प्राकृत है और आगे आएगा ब्रंश, तो वो सब यहीं से निकली हैं। हिंद आर्याई के जो अहद वस्ता है उसको देख। इस अहद में भी हिंद आर्याई ज़ुबान के इर्तिक़ा की दो नुमाया शक्लें नज़र आती हैं। एक तरफ तो अवाम की बोलियाँ थीं जो बुद्ध और जैन मतों का सहारा लेकर तेज़ी के साथ अदबी प्राकृतों की शक्लें इख्तियार कर रही थी, और दूसरी तरफ थी संस्कृत जो बाएतबार सोतियात और सूरियात भी अब तक आर्याई ज़ुबानों से रिश्ता जोड़े हुए थी। यहाँ वैदिक संस्कृत का जिक्र है, उसके लफ्ज़ों का अल्फाजों का जिक्र किया गया है। संस्कृत के पहलू प्राकृतों का भी इर्तिक़ा होता रहा। एक तरफ थी संस्कृत और दूसरी तरफ थी प्राकृत यानी फितरी ज़ुबान जो बहुत तेज़ी से डेवलप कर रही थी। तो ये जो प्राकृत थी तो इसके क्या हो रहा था कि इस अहद की अदबी प्राकृत की 5 वाज़ह शक्लें नज़र आती हैं। देखिए प्राकृत जो थी बहुत फ़रोग़ पा रही थी, तो उसमें जो प्राकृत की जो किस्में हैं वो कितनी हैं? 5। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। 5 वाज़ह शक्लें हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नंबर 1 महाराष्ट्री। इसकी अदबी हैसियत से इस ज़माने में महाराष्ट्री प्राकृत को सबसे ज़्यादा उरूज हासिल था। अहद प्राकृत के कवायद नवीसों ने इसका ज़िक्र ख़ुसूसियत से किया है। दूसरी प्राकृतों का सरसरी तौर पर दूसरी है शोरसेनी। शोरसेनी प्राकृत, इसका मरकज़ जो था शोरसेन था। देखिए आपको तमाम जितनी प्राकृत हैं उनको नोट डाउन करना चाहिए, उसका इलाका देखना चाहिए। जैसे अब ये शोरसेन का इलाका कौन सा था, या पूछ लिया जाता है कि शोरसेनी प्राकृत का मरकज़ क्या था, तो शोरसेन यानी ये मथुरा का इलाका है ना। संस्कृत के बाद आला तबके में अगर किस प्राकृत को ज़्यादा रिवाज था बोलने का तो वो थी शोरसेनी, जिस पर संस्कृत की गहरी छाप थी। शोरसेनी अपभ्रंश पर अपभ्रंश भी आएंगे, लेकिन ये प्राकृत है। शोरसेनी प्राकृत पर जो थी संस्कृत की गहरी छाप नज़र आती है। नेक्स्ट है मागधी। मागधी प्राकृत, ये कहाँ पर राइज थी? ये मगध देश में यानी जनूबी बिहार है ना, वहाँ पर राइज थी। चूँकि आर्याई तमद्दुन के मरकज़ से काफ़ी दूर जा पड़ी थी, इसलिए एक गैर महज़ब और नाशिस्ता ज़ुबान समझी जाती थी। मागधी प्राकृत से उस वक्त आर्याई ज़ुबान के फैलाव की मशरिक़ में आखिरी हद थी, यानी कि ये सिर्फ मशरिक़ में जो थी आखिरी हद थी मागधी का जो इलाका है मगध देश। चौथा है शोरसेनी और मागधी प्राकृतों के दरमियानी इलाका। अब ये इलाका कौन सा है? ये है बिहार से इलाहाबाद तक में, तो इसको हम क्या कहेंगे? अर्ध मागधी है ना, यानी आधी मागधी है ये प्राकृत। तो चौथी है अर्धमागधी प्राकृत जो इलाहाबाद तक बिहार से इलाहाबाद यानी कि मागधी के दरमियानी इलाके की ज़ुबान थी। मागधी प्राकृत बोली जाती थी। बाद में जिस इलाके को दिल्ली वाले यूरोप पूरब के नाम से पुकारते रहे हैं, मगरबी हिंदुस्तान के रहने वाले उस वक्त प्राच्य कहकर कहा करते थे। तौर पर है ना, अलग अलग नामों से इसको जाना जाता था, लेकिन ये क्या कहलाई? अर्धमागधी। अब प्राच्य के तहत मागधी और अर्धमागधी दोनों आ जाती थी। नेक्स्ट है पशाची प्राकृत। ये पशाची जो है जो प्राकृत है ये पंजाब और कश्मीर के इलाके में बोली जाती थी। पेशाची प्राकृत, तो ये जो होते हैं पिशाच जिसे कहा जाता है, वो गुच्छा गोश्त खाने वाले होते हैं। तो इतने धुंधलके में थी ये ज़ुबान, ये प्राकृत के अवाम में भूत प्रेत की ज़ुबान के नाम से मशहूर थी। कौन सी? ये पेशाची प्राकृत जो पंजाब और कश्मीर के इलाके। तो इस तरह से ये रही प्राकृत महाराष्ट्री, पैसाची, मागधी, शोरसेनी। ठीक है। हेमचंद्र ने भी जिसका ज़माना 12वीं सदी के आखिर का है, पेशाची का जिक्र किया है। तो ये था हिंद आर्याई का अहद वस्ता। अब आता है जदीद हिंद आर्याई यानी हिंद आर्याई का अहद जदीद जो कि 600 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। अब ये कोटेशन जो है लिसानियात का, ये एक अटल उसूल है कि बोलचाल की ज़ुबान जितनी तेज़ी से बदलती है, अदब की ज़ुबान उसका साथ नहीं दे सकती। ये कोटेशन डायरेक्टली एग्ज़ाम में आ चुका है, 2 मरतबा आ चुका है। मुझे लगता है शायद ये पिछले एग्ज़ाम में भी आया था और उससे पहले भी 2022 में आ चुका है। तो इसको आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें। हिंद आर्याई का अहद जदीद लिसानियात का ये एक अटल उसूल है कि बोलचाल की ज़ुबान जितनी तेज़ी से बदलती है, अदब की ज़ुबान उसका साथ नहीं दे सकती। बक़ौल मसूद हुसैन ख़ां, या किताब का नाम भी पूछ सकता है। नहीं,
प्राकृतों ने अदबी शक्ल इख्तियार करना शुरू कर दी तो वो अवाम की डगर से हट पड़ी। और जब अवाम की डगर से दूर हट पड़ी और अवाम की ज़ुबान का धारा आगे बढ़ता रहा, तो ये जो इसी बोलचाल की ज़ुबानों को इस अहद के कवायद नवीसों ने अपभ्रंश कहा। देखिए क्या हुआ कि प्राकृत जो थी वो अदबी शक्ल इख्तियार करना शुरू कर दी, तो वो अवाम की डगर से दूर जा पड़ी और लेकिन उस वक्त के जो अवाम की ज़ुबान थी उसको एक नया नाम दिया गया, वो था अपभ्रंश, यानी बिगड़ी ज़ुबान। तो अवाम की जो ज़ुबान थी वो बिगड़ी ज़ुबान थी और जो अदबी शक्ल इख्तियार कर चुकी थी वो दूर जा पड़ी। तो इस तरह से अपभ्रंश सामने आई। ये जो अपभ्रंश थी तो ये मुल्क को ज़िंदा ज़ुबान पाकर क्या हुआ, बिलाखिर तालीम याफ्ता तबके तक भी पहुँच चुकी, यानी कि अवाम से तालीम याफ्ता तबके तक भी पहुँच चुकी और सब लोग उसकी तरफ मुतवज्जो हुए। पूरब की ज़ुबानों तक ने इसको असर को कबूल किया, लेकिन गुजरात, राजपुताना और दोआबा में बोली जाने वाली बोलियों पर भी इसकी छाप गहरी पड़ी। चुनांचे 800 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक दोआबा की शोरसैनी अपभ्रंश एक तरह से सारे शुमाली हिंदुस्तान की अदबी ज़ुबान बन गई थी। इसका सबसे बड़ा सबब राजपूतों का सियासी इक़्तिदार, जिनकी राजधानी उस वक्त गंगा के तराई क्षेत्र में शहर कन्नौज था। ये तराई इलाके में जो शहर कन्नौज है वो था। इसके अलावा गुजरात के जैनियों ने भी इसको तरक्की दी और प्राकृत के बड़े आलिम मार्कंडे ने अपभ्रंश की 3 किस्में बताई थी। ये है नंबर 1 नागर अपभ्रंश, जो गुजराती और राजस्थान की कदीम बोलियों की अदबी शक्ल इख्तियार की थी जिसने। अगला है ब्राचड़ अपभ्रंश। ठीक है, ब्राचड़ अपभ्रंश ये सिंध में राइज थी और मौजूदा सिंधी इसी से निकली है। मार्कंडे ने कितने बताए थे इसके कितनी 3 किस्में बताई थी प्राचड़ अपभ्रंश। आगे है उपनागर। ठीक है, उपनागर ये नागर और ब्राचड़ के मेल से बनी थी। आगे है अब ये है ये नागर और ब्राचड़ के मेल से बनी थी और इसका रिवाज मगरबी राजपुताना और जनूबी पंजाब में था। हाँ, यूरोप में पूरब में अशोक के बाद वहाँ की ज़ुबान ने बिल्कुल तरक्की नहीं की, कम अज़ कम मागधी पर तो तारीख़ी साया आ ही जाता है। अब धीरे धीरे जो ये अपभ्रंश थी ये भी अदबी शक्ल इख्तियार कर लेती है, हैं। तो क्या होता है कि गज़ के, अब ये कोटेशन भी आप नोट डाउन कर लें, गज़ के, इसको छोड़ें, ये हिंदुस्तान की जदीद ज़ुबानों की पैदाइश प्राकृतों से नहीं बल्कि अपभ्रंशों से होती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, इसको नोट डाउन कर लें। बकौल मसूद हुसैन खां क्या है कि हिंदुस्तान की जो जदीद ज़ुबानें थी उनकी पैदाइश प्राकृतों से नहीं बल्कि अपभ्रंशों से होती है, ये कहते हैं मसूद हुसैन खां मुक़द्दमा तारीख़ ज़ुबान उर्दू में। और इनका सिलसिला हस्ब ज़ैल अपभ्रंशों से जा मिलता है। वो कौन कौन सी अपभ्रंश हैं देखते हैं। नंबर 1 शोरसैनी अपभ्रंश। शोरसैनी अपभ्रंश में खड़ी बोली या हिंदुस्तानी जो ज़ुबानें थी वो कौन कौन सी थी, खड़ी बोली या हिंदुस्तानी, जिसे हम मौजूदा उर्दू हिंदी के नाम से जानते हैं, और इसका इलाका जो था मतरका इलाका था, यानी कि उत्तर प्रदेश में। अगली है राजस्थानी, पंजाबी और ये चौथी गुजराती और पहाड़ी बोलियाँ। ठीक है, तो इस तरह से गुजराती और राजस्थानी का ताल्लुक शोरसैनी की उस शक्ल से है जिसे नागर अपभ्रंश भी कहा जाता है। अगला है मागधी अपभ्रंश। इसका इलाका बहुत वसी था। इसके लिए मुख्तलिफ बंगाल, प्राच्या, गोड़ा, ढेकली कई नाम कहलाए इसके, लेकिन ये बंगाल, असमी, मागधी जो थी ये उधर ही। इसका क्या हुआ, उड़ीसा में इसका नाम हथकली पड़ गया, यानी कि अलग अलग इलाकों में इसका अलग अलग नाम पड़ता गया। तो मागधी क्या थी, एक वसी इलाके की ज़ुबान। आगे है अर्धमागधी अपभ्रंश, जो पूर्वी हिंदी, अवधी वगैरह इसमें आती हैं। पद्मावत जो है अवधी में लिखी गई है, मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत। आगे है महाराष्ट्री अपभ्रंश। अगली है महाराष्ट्री अपभ्रंश। इसका ख़ास मरकज़ जो था मौजूदा बर्रार था, है ना, कर्नाटका में है ये जगह। आगे है शुमाली मगरबी हिंदुस्तान की प्राकृतें और अपभ्रंश अभी तक तारीख़ी धुंधलके में हैं, उनका नक्शा हस्ब ज़ैल हो सकता है। देखिए अब अलग अलग हैं ये ब्राचड़ अपभ्रंश जो आती हैं ये कई अपभ्रंश। इसका कहाँ था, ये सिंध का इलाका था, इसका इलाका सिंध का इलाका था, कई का था, ये कदीम प्राचड़ है और इसलिए सिंधी और लिहिंदा पंजाबी जो हैं इसी से मुमासलत रखती हैं, कई अपभ्रंश है ना। इसको देख लीजिए। देखिए मशरक़ी पंजाबी का ताल्लुक कई अपभ्रंशों से है।
अब 1500 कबल मसीह क्या हुआ, आर्य हिंदुस्तान में आए, उसके बाद धीरे धीरे हिंदुस्तान में फैलने लगे। उन्होंने वहाँ की जो संस्कृत ज़ुबान था उसका असर कबूल किया और मकामी ज़ुबानें राइज होने लगी। इस तरह से ये मुख्तलिफ़ सल्तनतें बनी बिगड़ी, है ना। और आगे ये ज़ुबानें जो थी प्राकृत का रूप धारी, फिर प्राकृत से वो अपभ्रंश में आई। अशोक के हाथ में अर्धमागधी प्राकृत का रूप था। तो इस तरह से ये क्या हुआ कि शुमाली हिंदुस्तान की मानी हुई अदबी ज़ुबानें बन जाती हैं। आज भी इसी दोआबा की एक बोली यानी खड़ी बोली हिंदुस्तान की लैंगो फ्रैंका बनी हुई है, जो यकीनन उसी तारीखी हादसे का तुफैल है कि मुसलमानों ने दिल्ली को अपना दारुल सल्तनत बनाया। देखिए, कहने का मकसद ये है कि हिंदुस्तान में ज़ुबानें तो राइज थी, लेकिन जब हिंदुस्तान में मुसलमानों ने दाखिला पाया और उसके बाद जो सामने आई, तो जो उर्दू है इस तरह से अदबी ज़ुबान है शुमाली खड़ी बोली, खड़ी बोली ने जो फ़रोग़ पाया, जो उरूज पाया, वो इन्हीं ज़ुबानों के मिलने से सामने आई। देखिए, दूसरा बाब है हिंदुस्तान की जदीद आर्याई ज़ुबानें और उनकी गिरोहबंदी। 1880 में सबसे पहले ये मुस्तशरिक़ हर्नले ने इस बात की तरफ इशारा किया था कि हिंदुस्तान की मौजूदा ज़ुबानों की साख्त इस बात का पता देती है कि हिंदुस्तान में आर्या 2 मुख्तलिफ़ गिरोहों में आए थे। कैंटम और एक और है, दाखिल हुए होंगे। आर्याओं का दूसरा गिरोह पहले गिरोह का काफ़ी अरसे बाद आया होगा। तो ये अलग-अलग दौर में आए हैं ना, अलग-अलग टाइम पीरियड में आए, लेकिन वो उनसे मिलती-जुलती आर्याई ज़ुबानें बोलता होगा। गुरेरसन हर्नले के इस नज़रिए को यूं का त्यों तस्लीम करते हैं, नहीं करते। ये गुरेरसन ने जिस तरह से तक़सीम ज़ुबान का नक्शा बनाया है वो आप लोग देख लें। उन्होंने क्या है कि बैरूनी ज़ुबानें, शुमाल मगरबी शाख, लिहिंदा, मगरबी पंजाब, सिंधी, जनूबी शाख, ये तमाम इन्होंने अपने तौर पर ये नक्शा बनाया है, वो इसमें शामिल है, आप देख सकते हैं। मशरक़ी पहाड़ी ज़ुबानें, दरमियानी पहाड़ी ज़ुबानें। तो गुरेरसन का ये नक्शा, गुरेरसन से सवाल आ जाता है कि गुरेरसन ने कितनी गिरोह में ज़ुबान को, गुरेरसन ने 2 अंदरूनी और बैरूनी में बांटा। आगे हैं सुनीति कुमार चटर्जी, तो इनका हम देख लेते हैं। इन्होंने लिसानी नक्शा क्या बनाया है और उसमें क्या किया इन्होंने, गुरेरसन के थोड़े से नक्शे को उसमें तरमीम और इजाफा करने के बाद हिंदुस्तान की जदीद ज़ुबानों की गिरोहबंदी हस्ब ज़ैल तरीके पर करते हैं। कौन? सुनीति कुमार चटर्जी। कहते हैं कि मध्य प्रदेश की ज़ुबान जो थी ख़ास मगरबी हिंदी, अगली है दरमियानी ज़ुबानें थी। मध्य देश की ज़ुबान से गहरा रिश्ते रखने वाली ज़ुबानें शुमाली मगरबी हिंदुस्तान की ज़ुबानें, मशरक़ी हिंदुस्तान की ज़ुबानें कौन सी थी? ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लें। जनूबी हिंदुस्तान की आर्याई ज़ुबानें मराठी, शुमाली मगरबी हिंदुस्तान की ज़ुबान लिहिंदा। इस तरह से अलग-अलग माहिरीन लिसानियात ने ज़ुबानों का जो नक्शा है अपने-अपने तौर पर ये पेश किया है। आगे देखिए, ये है शुमाली मगरबी हिंदुस्तान की ज़ुबानें, ठीक है। अब ये इस तरह से इसमें शुमाली मगरबी हिंदुस्तान की ज़ुबानें आती हैं। उसमें कौन-कौन सी आती हैं? लिहिंदा आती है, ये मगरबी पंजाब की ज़ुबान है, मगरबी पंजाब की ज़ुबान है। आगे है सिंधी, ये सूबाए सिंध में बोली जाती है। आगे है लिहिंदा और सिंधी जो है दोआबा की ज़ुबानों से बिल्कुल मुख्तलिफ है ना। जनूबी हिंदुस्तान की ज़ुबानें, तो जनूबी हिंदुस्तान यानी दक्षिण हिंदुस्तान, इसमें कौन-कौन सी आ जाती है? मराठी, महाराष्ट्र की ज़ुबान। आगे है मशरक़ी हिंदुस्तान की ज़ुबानें, जिसमें है आसामी। आसामी पर हिंदुस्तान की आर्याई ज़ुबानों का सिलसिला मशरिक़ में ख़त्म होता है। उड़िया की तरह आसामी भी बंगाली की बहन कहलाती है, ना कि बेटी। आगे है बंगाली, ये रियासत बंगाल में बोली जाती है ना, वहाँ की ज़ुबान है। आगे है उड़िया, ये उड़ीसा, कदीम अतकली देश में बोली जाती है। आगे है बिहारी, तमद्दुनी एतबार से सूबा बिहार से ताल्लुक़ है इसका, है ना। और मैथिली है। अब देखिए कि बिहारी की भी 3 बोलियां हैं काबिल ज़िक्र हैं। एक है मैथिली जो गंगा के शुमाल दरभंगा वगैरह के इलाके में बोली जाती है। एक मगही भोजपुरी, ये है ना। तो ये बिहार के अलग अलग इलाकों में बोली जाती है। देखिए मशरक़ी हिंदी मशरक़ी हिंदी या यूरोपी हिंदी, जिसका जैसे कि नाम से ज़ाहिर है मगरबी हिंदी के पूरब में बोली जाती है ना। मगरबी हिंदी से मिलती जुलती है और इसमें क्या है कि छत्तीसगढ़ी,
है ना। अवधी, बघेली, ये मशक्की हिंदी की जो है ज़ुबानें हैं। अब इसमें क्या है कि मशक्की ज़ुबानों ये नागरी रस्मुल ख़त में लिखी जाती हैं। और क्या है इसकी ज़ुबानें, जो अवधी का दूसरा नाम है कोसली। तो ये हैं, आ सकता है मशक्की हिंदी की सबसे अहम बोली जो मानी जाती है वो है अवधी, जिसको हिंदी अदब में ख़ास मर्तबा हासिल है। इसके 2 मशहूर शायर हुए हैं, एक है मलिक मोहम्मद जायसी और दूसरे तुलसीदास, जो हिंदी अदब के आफ़ताब व महताब हैं। ठीक है। अब ये है मध्य देश की ज़ुबान से गहरा रिश्ता रखने वाली ज़ुबानें कौन थीं? पहाड़ी बोलियाँ। इसमें भी क्या था, अलग अलग थी। पूर्वी पहाड़ी, ये नेपाल और उसके आसपास के इलाकों में बोली जाती थी। दूसरी है ये दरमियानी पहाड़ी, कुमायूनी, गढ़वाली। हिंदी में भी काफ़ी हैं ये, अगर आप हिंदी लैंग्वेज पढ़ते हैं तो उसमें ये इनका सबका तमाम का अपभ्रंश, प्राकृत सब मिलती हैं। मगरिबी पहाड़ी, ये आता है देखिए इम्पोर्टेंट, मगरिबी हिंदी और उसकी अहम बोलियाँ। मगरिबी हिंदी के हुदूद तकरीबन वही हैं जो मध्य एशिया के हैं। ये मगरिब में सिंध से लेकर मशरिक़ में इलाहाबाद तक, शुमाल में हिमालय के दामन से लेकर जुनूब में विंध्याचल और बुंदेलखंड तक बोली जाती है। लिसानी एतबार से मगरिबी हिंदी का ताल्लुक़ बराह रास्त शोरसेनी अपभ्रंश से है, जो उस अहद की बोलियों में वाहिद और मुमताज़ अदबी हैसियत की मालिक थी, जिसने सबसे ज़्यादा संस्कृत का असर कबूल किया। हर अहद में इसके इलाके की ज़ुबान का मरकज़ मथुरा रहा है। मगरिबी हिंदी और उसकी बोलियों की अपनी सोती, सरफ़ीन और नहवी ख़ुसूसियात हैं, जिनकी बिना पर इस ज़ुबान को एक अलहदा और मुमताज़ हैसियत दी गई है, जिनका तफ़सीली मुताला किसी बात के बाब में किया जाएगा। हालाँकि इन्होंने इसमें क्या है, मगरिबी ज़ुबानों का ज़िक्र किया है, लेकिन इनका सोतियाती और ख़ुसूसी तौर पर सरफ़ियात और नहवियात के तौर पर नहीं हुआ है। तो आगे देखते हैं अगले बाब में क्या है। गुरेज़र ने मगरिबी हिंदी की 5 बोलियाँ गिनाई हैं, जिनका नाम हस्बे ज़ेल है। नंबर 1 खड़ी बोली या हिंदुस्तानी, हरियाणवी या जाटू या बांगड़ू, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली। देखिए इनके दूसरे नाम भी याद रखिए, जाटू और बांगड़ू हरियाणवी के, हिंदुस्तानी खड़ी बोली का। तो गुरेज़र ने जो तकसीम किया है मगरिबी हिंदी की ज़ुबानों को, तो वो 5 हैं। कौन कौन सी? खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली। शोरसेनी अपभ्रंश अपने आखिरी दौर में 2 नुमाया शक्लें इख्तियार कर लेती है। पहली शक्ल में अफ़आल व अस्मा का इख्तिताम आमतौर से अलिफ ज़बर आ पर होता है, यानी आ पर होता है, और दूसरी शक्ल में ऊ पर खड़ी बोली और हरियाणवी में आम तौर से यही शक्ल मिलती है, जो गुरेज़र और शिरानी के ख़्याल में पंजाबी से ली गई है। देखिए ऊ वाली शक्ल ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली में पाई जाती है। अब ये भी इसके 2 गिरोह हैं, एक आ और एक ऊ। तो आ में जो कौन कौन सी आती हैं और ऊ में कौन कौन सी आती हैं? देखिए ऊ में जो है आती हैं आपकी ऊ वाली शक्ल ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली, और आ में कौन सी आती हैं? हरियाणवी और खड़ी बोली। हाँ, मगरिबी हिंदी की 5 बोलियों को 2 गिरोहों में तकसीम किया जा सकता है। अलिफ ऊ को तरजीह देने वाली बोलियाँ, दूसरी बा आ की शक्ल रखने वाली बोलियाँ, हरियाणवी और खड़ी बोली आ, और ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, ऊ। ब्रजभाषा मगरिबी हिंदी की सबसे नुमाइंदा बोली या इस्तारा में इसकी सबसे अजीज़ बेटी ब्रजभाषा है। खड़ी बोली के मुकाबले में शोरसेनी अपभ्रंश और प्राकृत की सच्ची जानशीन है। कौन? ब्रजभाषा। वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रजभाषा का मरकज़, जैसा कि ऊपर लिखा है जा चुका है, मथुरा है ना। मथुरा का इलाका है। मथुरा हिंदू तहज़ीब और तमद्दुन का मरकज़ होने के अलावा संस्कृत ज़ुबान का गहवारा रहा है, इसलिए ब्रजभाषा भी संस्कृत की तरह कहंगी लिए हुए है, यानी इसमें भी संस्कृत की छाप है। बुंदेली या बुंदेलखंडी, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, ये बुंदेलखंड में बोली जाती है। कौन कौन से हैं इसका एरिया? अब देखिए आपको बुंदेली ज़ुबान दे दी और आपसे पूछा कि ये कौन से एरिया में बोली जाती है ना। जैसे कि ये बोली जाती है झांसी, जालौन, हमीरपुर, है ना। ये सेंट्रल इंडिया के साबिक रियासतों में शामिल है बुंदेली। कन्नौजी, मगरिबी हिंदी की इस बोली का नाम शहर कन्नौज के नाम पर है, जो ज़िला फ़र्रुखाबाद में है। कन्नौज का शुमार हिंदुस्तान के कदीम तरीन शहरों में होता है।
आगे देखते हैं हरियाणवी बांगड़ू या जाटू, इसके दीगर नाम हैं हरियाणवी के। ये दिल्ली के शुमाल मगरबी अजला करनाल, रोहतक, हिसार वगैरह में बोली जाती है। खड़ी बोली या हिंदुस्तानी। आर्याई ज़ुबानों का सिक्की सिलसिलावार तारीख बयान करते हुए हम बताते आए हैं कि किस तरह 1000 ईस्वी के लगभग अपभ्रंश के अंदर जदीद आर्याई ज़ुबानों उभरनी शुरू हो गई थी। तो उस अहद के शोसैन देश में मथुरा के इर्द गिर्द जो ज़ुबान फ़रोग़ पाई वो कौन सी थी? खड़ी बोली, है ना, या हिंदुस्तानी, जिसका नाम हम पढ़ा है। मगरबी हिंदी को जन्म दिया जो किसने? इसी शोरसानी अपभ्रंश ने मगरबी हिंदी को जन्म दिया जो 1000 ईस्वी के करीब एक मुस्तकिल ज़ुबान की हैसियत इख्तियार कर लेती है। जब कोई ज़ुबान किसी वसी इलाके में बोली जाती है तो उसकी यकसानियत बाकी नहीं रहती, वो जज़्बी इख्तलाफात के साथ कई बोलियों में तकसीम हो जाती है। मगरबी हिंदी भी कम से कम 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 ऐसी ही बोलियों में तकसीम हो गई। बुंदेली, हरियाणवी, बांगड़ू, ब्रजभाषा, है ना, कन्नौजी। तो खड़ी बोली, जिसे गुरेरसन ने हिंदुस्तानी का जदीद नाम दिया है, वो ये है। मगरबी हिंदी की वो बोली जो मगरबी रोहिलखंड, दोआबा के शुमाली हिस्से और पंजाब के ज़िला अम्बाला में बोली जाती है। गुरेरसन ने इसे हिंदुस्तानी कहकर पुकारा है और उर्दू की जो दागबेल है वो इसी खड़ी बोली, इसी हिंदुस्तानी से उर्दू निकली है। तीसरा बाब है उर्दू ज़ुबान का इर्तक़ा। शुमाली हिंद में उर्दू 1200 तो 1700। देखिए किस तरह से कि अब उर्दू ज़ुबान किस तरह से उसका इर्तक़ा कैसे उर्दू ज़ुबान ने इर्तक़ा पाया, कहाँ कैसे कैसे वो राइज हुई। तो इसमें कुछ सफ़ाते हैं जो इतना डीपली क्वेश्चन आने के इम्कानात नहीं हैं। आगे देखिए कि उर्दू ज़ुबान का आगाज़ कैसे हुआ। मोहम्मद बिन कासिम की क़यादत में अरब मुसलमान 712 ईस्वी में अरबी ज़ुबान बोलते हुए सिंध में दाखिल होते हैं और जदीद सिंधी को जन्म देते हैं, जिसका रस्म ख़त ही अरबी नहीं बल्कि जिसमें अरबी के हज़ारों अल्फाज मरगम हो चुके हैं। ताहम सैयद सुलेमान नदवी का ये ख्याल भी हो गया था, ख्याल है कि उन्होंने कहा था कि उर्दू का हेला सिंध में तैयार हुआ था, कि उर्दू की जो दागबेल है वो सिंध में पाई गई, क्योंकि सिंध में आए थे सबसे पहले अरब मुसलमान, और अरब मुसलमानों और यहाँ के लोगों के इंट्रैक्शन से जो ज़ुबान फ़रोग़ पाई थी वो थी उर्दू। लेकिन वो उर्दू जो निकली है ख़ास तौर से वो खड़ी बोली से निकली है। और नवा दिल्ली यानी मथुरा, मुरादाबाद, रामपुर, दिल्ली के जो आसपास का इलाका है, इसमें यहाँ मेरठ एक तरह से कह सकते हैं, मेरठ के आसपास के जो इलाके हैं ये सब, यहाँ पे उसने जन्म लिया। चौथा बाब है उर्दू की इब्तिदा, लिसानी नज़रियात, उर्दू और ब्रजभाषा। तो इसमें क्या है कि हाँ देखिए, हमारे यहाँ लिसानी तहक़ीक़ के मर्द मैदान आज़ाद हैं, यानी जिन्होंने सबसे पहले आब हयात में उर्दू ज़ुबान की तारीख़ को सिलसिलेवार बयान करने की कोशिश की है। आज़ाद शुमाली हिंद की बोलियों के बारीक इख्तलाफ से नावाकिफ़ थे, इसलिए उन्होंने उर्दू का माखज़ अपनी पेशरों चरखी, लाल वगैरह की तरह ब्रज भाषा को बताया। आब हयात का पहला जुमला ये है, इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू ज़ुबान ब्रज भाषा से निकली है। ये किसका कौल है? ये है मोहम्मद हुसैन आज़ाद का, जिन्होंने आब हयात में ही कहा है। ब्रज भाषा, जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, शोरसैनी अपभ्रंश की सच्ची जानशीन है, लेकिन वो खड़ी बोली की माँ नहीं बहन है। आप इस कौल को नोट डाउन कर लें। ये किसका है? ये मसूद हुसैन खां का है कि क्या ब्रजभाषा शोरसैनी अपभ्रंश की सच्ची जानशीन है, लेकिन वो खड़ी बोली की माँ है, माँ नहीं बहन है ना। माँ वो होती है जब पैदा करती है। तो यानी कि जो ये कह रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि इतनी बात तो हर शख्स जानता है कि हम उर्दू ज़ुबान ब्रजभाषा से निकली है, लेकिन ब्रजभाषा को मसूद हुसैन कहते हैं कि खड़ी बोली की माँ नहीं बहन है ना। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लें। उर्दू का ढांचा ब्रजभाषा पर तैयार नहीं किया गया है। कदीम उर्दू खड़ी बोली और जमुना पार की हरियाणवी बोली से करीब तर है। कौन सी? कदीम उर्दू। जदीद उर्दू अपने सर्फ नहू के एतबार से मुरादाबाद, रामपुर के इज़ला की बोली से करीब तरीन है। ब्रजभाषा ने बाद को उर्दू मेयारी लबो लहजा मुतय्यन करने में मदद ज़रूर दी है। इस सिलसिले में हमें याद रखना चाहिए कि सिकंदर लोदी के अहद से लेकर शाहजहाँ के ज़माने 1648 तक आगरा हिंदुस्तान का पाए तख्त रहा है ना।
उर्दू ब्रजभाषा कदीम और जदीद दोनों में बासोती इख्तलाफात पाए जाते हैं। मगरिबी हिंदी की 5 बोलियों के 2 गिरोहों में तकसीम किया जाता है, ऊ और आ, है ना। तो ब्रजभाषा में इसीलिए अस्मा अफ़आल और अस्माए सिफ़त का इख्तिताम अमूमन ओ पर होता है। मसलन अपनो अपना, चलियो चला, घोरो घोड़ा, ठीक है, इस तरह से। आगे क्या कहते हैं, हाँ, ये बताया गया है कि हरियाणवी और खड़ी बोली के जो असरात हैं किस तरह से, वो जो अलग अलग लफ्ज़ हैं किस तरह से बोले जाते हैं। तो आज भी हरियाणा और खड़ी बोली के इलाकों में ये है गड्डी, सहारनपुर, बड्डा, करनाल, छाड़ ज़िला दिल्ली और चढ़ना ज़िला दिल्ली बोले जाते हैं। यानी कि गड्डी ये सहारनपुर में बोली जाती है, बड़ा, करनाल, छाड़, इस तरह के जो लफ्ज़ हैं ना, तो वो किस किस इलाके में किस तरह से बोले जाते हैं वो इसमें है। अब ये देखिए, उर्दू ब्रजभाषा के सर्फ़ी और नहवी इख्तलाफात, ज़माइर क्या क्या हैं उसमें, मतलब बोलने में क्या क्या चीज़ें हैं। मुतकल्लिम वाहिद, ब्रजभाषा में मैं और हूँ दोनों मुस्तमल हैं। जदीद अदबियात में दोनों का इस्तेमाल करीब करीब बराबर होता है। कदीम में हूँ ज़्यादा मुस्तमिल था, हूँ, कूँ, सूँ। उर्दू में मादूम है, अलबत्ता दक्कनी में कुली कुतुब शाह की रेख्ती में मिल जाता है। कदीम में हूँ ज़्यादा मुस्तमिल था, उर्दू में मादूम है, अलबत्ता दक्कनी में ये ज़्यादा पाया जाता था, है ना। उर्दू और पंजाबी, प्रोफेसर शिरानी ने अपनी तसनीफ़ पंजाब में उर्दू में बाज़ तारीख़ी मफरूज़ात की बिना पर यह साबित करने की कोशिश की है कि खड़ी और हरियाणवी पंजाबी मुसलमानों के दाखिला दिल्ली के बाद ज़हूर पज़ीर हुई हैं। इसका तारीख़ी जायज़ा पिछले सफ़ात में लिया जा चुका है। प्रोफेसर मरहूम के नज़रिए का दूसरा पहलू खालिस लिसानियाती है। देखिए, उर्दू और पंजाबी, ये जो नज़रिया है कि उर्दू पर पंजाबी के असरात को जो कबूल किया है वो किसने किया था, महमूद शिरानी ने। और उन्होंने बड़े ही तवील एक बहस की है अपनी इस किताब में उर्दू पर पंजाबी के असरात की। प्रोफेसर शिरानी ने पंजाब में उर्दू में लिखते हैं वक्त इस लिसानी हकीकत को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया है कि राजस्थानी और गुजराती की तरह पंजाबी का ताल्लुक भी किसी ज़माने में ज़बानों की बैरूनी शाख से था, है ना। यानी वो ख़ुद नहीं थी, बैरूनी शाख थी, जिसके असरात की निशानदेही आज भी की जा सकती है। बाद को शदीद शोरसेनी अपभ्रंश के अहद उरूज में इस पर अंदरूनी ज़बान मध्य देश की ज़ुबान का, जिसका नुमाइंदा बोलियां ब्रज और खड़ी बोली हैं, इस कदर गहरा असर पड़ा कि उसकी सूरत बदल गई, है ना, कदीम पंजाबी की। पांचवा बाब है ज़ुबान दिल्ली और पीरोमंश। उर्दू की इब्तदा पर तहकीकी काम करने के लिए कदीम तरीन मवाद दक्कनी उर्दू के नमूनों में दस्तयाब है। दक्कन में ये ज़ुबान शुमाली हिंद से पहुँची थी। उर्दू के मुहक्किकीन ने दक्कन में इस ज़ुबान की अशात का सिलसिला अलाउद्दीन खिलजी की फतूहात दक्कन 1696 ता 1316, 1296 1316 से कायम किया। ज़ुबान दिल्ली की दूसरी बड़ी लहर 1327 में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के साथ पहुंचती है, जिसने दौलताबाद को दारुल सल्तनत करार दिया। हरचंद शुमाल और दक्कन की तहजीबी और सियासी रवाबित इससे भी ज़्यादा कदीम हैं। तो रिवायत के धुंधलके से निकलकर तारीख़ की रोशनी में आइए तो चालुक्य और यादव ख़ानदानों के अहद हुकूमत में दक्कन और शुमाली हिंद के गहरे ताल्लुकात साबित होते हैं, लेकिन अब तक लिसानी असरात के शवाहिद बहुत कम मिल सके हैं। दक्कन का पद या गद के मुसन्निफ ने जो ही पा और अपभ्रंश के मुसन्निफ की तहरीरों से दक्कनी ज़ुबान का आगाज़ किया है, वक़ौल चटर्जी, ये सही नहीं। इसीलिए लिसानी नुक्ता नज़र से दक्कनी ज़ुबान के कदीम तरीन नमूने वो करार दिए जाएंगे जो उर्दू रस्मुल ख़त लिखे हुए सल्तनत बहमनिया के क़याम के बाद से दक्कन में दस्तयाब हैं। देखिए, ज़ुबान दिल्ली तुर्कों और अफ़गानों की क़यादत में जमुना पार के जाट और गुजर दक्कन ले जाते हैं, ठीक है। शहर दिल्ली 3 बोलियों के संगम पर वाक़ है। जमुना पार मगरिब में हरियाणवी बोली राइज है, शुमाल मशरिक में खड़ी और जुनूब में ब्रज का इलाका यानी मथुरा का इलाका। उर्दू के इर्तका में इन तमाम बोलियों के असरात मुख्तलिफ ज़ुबानों में पढ़ते रहे हैं। दक्कन की ज़ुबान का महार सलातीन दिल्ली
महावीर सलातीन दिल्ली के अहद की यादगार है, जबकि आगरा की ब्रज के असरात हूंज नहीं पड़े थे। दिल्ली में बोलियों की आंख मिचोली की दास्तान तफसील से बयान करना नामुमकिन है, इसलिए कि इस अहद का तहरीरी मवाद तकरीबन मनफूद है ना, मफकूज़ है। अलबत्ता सूफिया के अक़वाल और मलफूज़ात जाबजा ज़ुबान हिंदी या हिंदवी में मिलते हैं, जैसे कि ये निज़ामुद्दीन औलिया हैं, है ना, अमीर खुसरो हैं, तो इस तरह से। उर्दू और हरियाणवी। कदीम दक्कनी ज़ुबान के मुताले के सिलसिले में अब तक हरियाणवी को बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया है, हालांकि यही ज़ुबान है जो क़तई नज़र शहर दिल्ली, ज़िला दिल्ली में आज भी बोली जाती है। प्रोफेसर शिनानी से कदीम उर्दू की एक शक्ल गिरदानते हैं, किसको? हरियाणवी। उर्दू और खड़ी बोली। लायल और ग्रेडसन ने दोनों ने उर्दू हिंदी की बुनियाद खड़ी बोली और वर्नाकुलर हिंदुस्तानी को तस्लीम किया है, ठीक है। उसके बाद उर्दू हिंदी के बेशतर मुहक्किकीन तफसीलात पर गौर किए बगैर इस मंतर का जाप करते रहे हैं। इस सिलसिले में दो बातें काबिल तवज्जो हैं। पहली ये कि कोई भी तरबियत याफ्ता ज़ुबान किसी भी अवामी बोली से मुकम्मल तौर पर लिसानी मुमासलत नहीं रखती। यही सूरत हाल उर्दू और खड़ी बोली के बाहमी, देखिए ये आप देख लीजिए, है ना, कि इसको हाईलाइट कर लें। उर्दू हिंदी के बेशतर मुहक्किकीन तफसीलात पर गौर किए बगैर इस मंतर का जाप करते रहे हैं, है ना, कि उर्दू खड़ी बोली से निकली है, बाहमी रिश्ते की है। दूसरी ये कि खड़ी बोली के एक से ज़्यादा रूप हैं, कम अज़ कम इसकी दो शक्लों की निशानदेही गुरेरसन ने भी की है और फ्रांसीसी आलम सोल ब्लॉक ने भी। इसका एक रूप वो है जो दोआबाए गंगो जमन के बालाई, देखिए, हिस्से यानी सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और मेरठ बशमूल ये जो है ज़िला गाज़ियाबाद में राइज है, और दूसरा वो जो गंगा पार के बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद के अजला में बोला जाता है। खड़ी बोली की पहली शक्ल यानी बालाई दोआबा की बोली को मशहूर हिंदी मुहक्किक और नक्काद डॉक्टर राम बिलास शर्मा हरियाणवी का ही एक रूप मानकर उसे क्रू जनपद की बांगरू भाषा कहते हैं। हिंदी के बाज़ मुसन्निफ़ीन इसे कोरवी का नाम देते हैं। प्रोफेसर सोल ब्लॉक ने भी इन लोगों के वतन की निशानदेही जो शुमाल से पहल अपनी ज़ुबान दक्कन ले गए थे, ज़िला अम्बाला और शुमाली दोआबा के अजला की है। इस तस्रीह के साथ मगरबी रोहिलखंड के मुतल्लिक मैं तहकीक से नहीं कह सकता, क्योंकि इन अजला को उर्दू नुमा ज़ुबान शायद बाद के असरात की पैदावार हो। मगरबी हिंदी रोहिलखंड से मुराद बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर के ज़िला में है, जहाँ की खड़ी मेयारी उर्दू से करीब तरीन है। देखिए, कहीं ना कहीं उर्दू का जो ताल्लुक है वो खड़ी बोली से ही है, ब्रज भाषा से है, और ये कहा जाता है कि दोआबा की जो ज़ुबानें थी उसके भी दो रूप निकल कर आ रहे थे। है तो कहीं ना कहीं इसका ताल्लुक उसी से, लेकिन डायरेक्टली जो है ये दोआबाए गंगो जमन की ज़ुबान इन्होंने इसमें जो साबित किया मसूद हुसैन खान ने, तो इसको किया है। खड़ी बोली के अदबी नमूने उर्दू की शक्ल में उर्दू रस्म ख़त में सबसे पहले दक्कन में मिलते हैं। फ़खरुद्दीन निज़ामी बेदरी की तसनीफ़ मसनबी कदम राव इसका पहला मस्तनद नक्श है। इन नमूनों की ज़ुबान पर तफसीली मुहाकमा हम तीसरे बाब में कर चुके हैं। देखिए, खड़ी बोली का जो अदबी नमूना है वो फ़खरुद्दीन निज़ामी की मसनबी कदम राव में भी यानी दक्कन में भी मिलता है। हिंदी अदबियात में लल्लू लाल जी की प्रेम सागर से क़ब्ल इसका कोई मरबूत और मुसलसल नमूना नहीं मिलता। अब शुमाली हिंद में बजुज़ हज़रत अमीर खुसरो की गैर मुस्तनद हिंदी शायरी, सूफिया कलाम, उनके मलफूजात में जाबजा बिखरे हुए हैं। हिंदी के फ़िक्रे और फ़ारसी की फ़रहंगों में हिंदी नसात इस तरह के अल्फाज, क्योंकि और ये अफजल पानीपति की बिकट कहानी 12 मासा, ये भी तो खड़ी बोली की बहुत बड़ी ब्रज भाषा के वो लेके गई है ना। अफजल की बिकट कहानी ब्रजभाषा की पट लिए हुए है। इस अहद की उर्दू की नुमाइंदगी करती है, जिसमें रेख्ता का उसलूब भी जाबजा झलक होता है। अफजल की बिकट कहानी ब्रजभाषा की पट लिए हुए उस अहद की उर्दू की नुमाइंदगी करती है, जिसमें रेख्ता का उसलूब भी जाबजा झलक उठता है। 18वीं सदी के निसफ़े अव्वल की ज़ुबान दिल्ली के सबसे मुस्तनद नमूने हमें मीर जाफ़र जटली की कुलियात, शाह मुबारक आबरू के दीवान, कुलियात नवाब सदरुद्दीन फ़ाइज़, शाह आतिम के कदीम दीवान में मिलते हैं। इन्हीं के साथ नाजी, यकरंग और मजमून वगैरह का कलाम रखना होगा। हरचंद इनके दवाबीन के
सने तसनीफ़ का सही इल्म अभी तक नहीं हो सका है। अब देखिए दिल्ली की जो खड़ी बोली है इसकी क्या है सोती खसूसियात। खड़ी बोली की सोतियात किसी लिहाज से मेयारी उर्दू की सोतियात से मुख्तलिफ है ना। इसमें जो है रा ड़ा कसरत से इस्तेमाल है जो उर्दू ने अपने इर्तिका की किसी मंजिल में कबूल नहीं किए। सोतियाती खसूसियात हैं और सरफियाती खसूसियात हैं कि इसमें जो है खड़ी बोली में मुशद्दद अल्फाज का बहुत बेजा इस्तेमाल है, ये याद रखिए आप। दक्कनी उर्दू की तरह खड़ी बोली की ये आम खसूसियत है कि इसमें दरमियानी हेक गिरा दी जाती है, ठीक है। तो इस तरह मसूद हुसैन खां जबकि दक्कन में कुली कुतुब शाह और वजी के अदबी ज़ुबानों में इसका रूप मुतय्यन हो जाता है, तो इसलिए वो कहते हैं कि ज़ुबान दहली और पीरमंश उर्दू का असल मनबा और सरचश्मा है और हज़रत दहली उसका हकीकी मोहलत बदशाह है। इसमें कहने का मतलब ये है कि जो ज़ुबान उर्दू है वो क्या है, ज़ुबान दहली और पीरमंश उर्दू का असल मनबा है और सरचश्मा है, यानी उर्दू यहाँ से निकली है और हज़रत दहली उसका हकीकी मौलद व मंशा है। हज़रत दहली से मुराद है दिल्ली का इलाका और यही उसका हकीकी मौलद है, किसका, उर्दू का। तो इस तरह से ये किताब मुकम्मल हो जाती है। मुक़दमा तारीख़ ज़बान उर्दू ये है किताबियात, किस किस किताबों का मुतालिया मुसन्निफ़ ने यहाँ पे किया है वो है इसमें। तो ये भी ख़ासी इंफॉर्मेशन है इसमें, आप लोग देख सकते हैं, है ना। अफ़ज़ल का है, देखिए विकट कहानी नूरुल रस्मी और मसूद हुसैन खान ने मरतब की थी 1965 में और दूसरा इसका यानी पहला एडिशन ये था, दूसरा ये था। इसमें भी अच्छी खासी नॉलेज है किताबियात में, यानी किताबियात जो बिब्लियोग्राफी लास्ट में किताब के दी जाती है कि इस किताब को लिखते हुए मुसन्निफ़ ने किन किन किताबों का मुतालिया किया है ना। तो इंशा की है दरियाए लताफ़त, किसने मरतब की, मौलवी अब्दुल हक ने। तो ये चीज़ें भी इसमें काफ़ी कुछ सीखने को है, आप देख सकते हैं, है ना। कौन कौन सी तारीख़ अदब उर्दू की जिल्दें इन्होंने इसमें पढ़ी, मैं इस तरह से आपको दिखा देती हूँ, देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो ये हमारा यूनिट फर्स्ट था। अब आगे देखते हैं इंग्लिश की बुक्स का भी जो इन्होंने मुतालिया किया है वो भी इसमें है। हम आगे भी यूनिट्स को रेफरेंसेस बुक से कवर करेंगे इंशाल्लाह। उससे क्या होगा कि आप गाइड तो पढ़ेंगे साथ में, लेकिन उसके साथ साथ आपको इन रेफरेंसेस बुक को देखना बहुत ज़रूरी है। ओके, ऑल द बेस्ट।